बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, इंग्लैंड का दौरा है पाकिस्तान अब सिर्फ समझ लीजिए कि तकरीबन 2 हफ्तों की दूरी पर है और इंग्लैंड पहले ही पाकिस्तान के दौरे के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है। अब पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर जो है वो एग्री कर लिया गया है और वो बस जल्द ही अनाउंस हो जाएगा कौन कौन से खिलाड़ी इस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुछ नए नाम भी इस 15 रुकनी स्क्वाड में या 16 रुकनी स्क्वाड जो बनेगा उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। ये मैं एक तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्क्वाड है आपको वो बताने जा रहा हूं। इसके अलावा मैंने काफी आज जो है वो रिसर्च की है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को लेकर के, क्योंकि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी कहिए, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही थी और उधर एशिया कप स्टार्ट हुआ, फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो इस सारी ड्यूरेशन में हमारी नजर इधर नहीं गई। हालांकि कुछ बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देखने को मिली हैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भी और कुछ नए लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं 2 स्क्वाड आपको बताऊंगा। एक स्क्वाड मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा ऑन द बेस ऑफ माय रिसर्च जो कि मैंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के ऊपर की है, और एक स्क्वाड वो जो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हुआ है, जो बनने जा रहा है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो जनाब बड़ी खबर यह आ रही है कि इंग्लैंड का जो दौरा पाकिस्तान है उसके शेड्यूल में तब्दीली होने जा रही है और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से ऑलमोस्ट फैसला कर लिया है। रावलपिंडी टेस्ट जो है वो अब रावलपिंडी से शिफ्ट होकर के कराची मूव कर रहा है। सो मेरा प्लान था इस बार रावलपिंडी टेस्ट देखने का और मुकम्मल रावलपिंडी टेस्ट देखने का और आपको वहां से अपडेट करने का, लेकिन ये मामला जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो सियासी हालात हैं आपको पता है हमारे मुल्क के जो हैं वो इस कदर बहुत दगरगू किस्म के सियासी हालात हैं और फिर इसी दौरान अपने खान साहब भी पहुंच जाएंगे वहां पे, तो खान साहब के वहां पहुंचने पे फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ बाकायदा इस पे बातचीत शुरू कर दी है और प्लान बी जो है वो तैयार हो गया है और प्लान बी के तहत जो है वो अब ये जो पहला मैच है, अगर मतलब ये कोई कैंसिल नहीं होता या खान साहब जो है वो ठंडे हो जाते हैं और वो कहते हैं चलें ठीक है जी अब मैं ये धरना और लॉन्ग मार्च वगैरह खत्म कर दूंगा, या 20 तारीख तक वो खत्म कर देते हैं, तो फिर तो ये रावलपिंडी में होगा टेस्ट। अदरवाइज अगर ये लंबा चलता है और खान साहब उधर वो धरना दे के बैठ ही जाते हैं तो फिर ये कराची चला जाएगा और पहला टेस्ट कराची होगा, दूसरा मुल्तान में होगा और तीसरा टेस्ट फिर कराची होगा। और फिर मेरा ये प्लान है कि मैं इंशाल्लाह इस बार कराची जाऊंगा, क्योंकि ठंड हमारे यहाँ एबटाबाद में बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड में या तो हम किसी स्नोफॉल वाले एरिया में जा सकते हैं जो हम T20 वर्ल्ड कप की वजह से जा नहीं सके इस बार, तो दिसंबर में जो है वो हमारे पास टाइम होगा, तो इंशाल्लाह प्लान फिर यही है कि कराची जाएंगे और वहां पर 5-6 दिन गुजारेंगे, टेस्ट मैच भी देखेंगे और जरा कराची में अपने दोस्तों से भी मिलेंगे, कराची घूमेंगे भी। आप भी अगर मिलना चाहें, आप कराची से हो तो आप भी मिल सकेंगे। तो जनाब बात यह है कि अब ये तो मैंने आपको अपडेट कर दिया। अब पाकिस्तान का इस हवाले से स्क्वाड जो है उसमें मतलब जो स्क्वाड पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड बनने जा रहा है जो मोस्ट प्रोबेबल, वो पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने नोट किया हुआ है। इसमें जनाब पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शान मसूद, इमामुल हक ये दोनों होंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने बाय द वे इस बार कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड सो फॉर जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं आज के दिन तक वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप स्कोरर हैं और उन्होंने 232 रन की जो है वो हाई स्कोरिंग इनिंग्स भी खेली है। सो ये जो मतलब जो उनका सो फार रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, सो उनको तो जरूर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा
अजहर अली चौथे नंबर पे मैं इनको शामिल कर रहा हूं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। इन्होंने कम मैचेस खेले लेकिन राउंड अबाउट 85 की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया है। सो इसमें उन्होंने जो है वो एक डबल 100 भी मारा है इन्होंने भी, अजहर अली ने भी। सो अजहर अली तो पक्के होंगे, इनको तो जरूर शामिल किया जाएगा। उसके बाद फिर बाबर आजम है। फवाद आलम के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि ये भी टीम का हिस्सा होंगे। और फिर सलमान अली आगा, आपको पता है ये पहले भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, तो इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सलमान अली आगा का कोई जो रिकॉर्ड है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022-2023 में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं अपने स्क्वाड में कुछ डिफरेंट लोगों को शामिल करूंगा। बहरहाल मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर के तौर पे मोहम्मद रिजवान ही होंगे, और ऐसा लग रहा है कि शायद सरफराज अहमद को मौका ना मिल पाए, क्योंकि ये सिर्फ ये होम वो है ना जी, होम सीरीज है। तो अगर मोहम्मद रिजवान किसी वक्त में जख्मी भी होते हैं तो उनकी जगह जो है खुदा ना खास्ता अनफिट होने की सूरत में मोहम्मद रिजवान के तो फौरी तौर पे बुलाया जा सकता है, उनको बैकअप विकेट कीपर के तौर पे रखा जा सकता है। बहरहाल उसके बाद अब आ जाए फहीम अशरफ के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि उनका मौका भी बन सकता है, या फिर हसन अली, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस अभी मैं आपको बताऊंगा भी इन सब की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कैसी है। ना तो फहीम अशरफ की इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, ठीक है उन्होंने इक्का दुक्का विकेट्स हासिल किए हैं, बैटिंग भी उन्होंने की है। हसन अली जो है वो भी को बहुत ज्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सके। बहरहाल यासिर शाह और अबरार अहमद, इन दोनों के पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होना यकीनी है। यासिर शाह तजुर्बे की वजह से शामिल होंगे। अबरार अहमद इस बार जो है उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग की है, और सो फार वो इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं। 43 विकेट्स ले चुके हैं जी, और 6 फॉर 32 आई थिंक उनका जो है वो 6 फॉर 85, नो नॉट 32, 6 फॉर 85 या इस तरह उनकी जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है एक इनिंग्स की। सो वो टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद नवाज को मैं देख रहा हूं कि उनको शामिल किया जाएगा। इस बार शायद नुमान अली को जो है वो मौका ना मिले, क्योंकि नुमान अली की कारकर्दगी भी बिल्कुल बिलो द एवरेज रही है। उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास को इस बार शामिल किया जा रहा है जी। ये चेंज सामने आ रही है। मोहम्मद अब्बास की जो कारकर्दगी है हैम्पशायर काउंटी की तरफ से, उन्होंने कोई 58 के करीब या 55 मेरे ख्याल में विकेटें हासिल की हैं वहां पर काउंटी सीजन 2022 में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अब वैल्यू दी जा रही है और उनको शामिल किया जाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी के बाद अब उनको और ज्यादा मौका दिए जाने के चांसेस हैं। और इसके अलावा हारिस रऊफ आपके स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सो ये जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड आपके सामने मैंने बयान कर दिया है। ये ऑलमोस्ट यही स्क्वाड होने जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें जो मैंने स्क्वाड बनाया है, अनाउंस तो नहीं किया, मैं अनाउंस अब करने जा रहा हूं। उसमें जो है, अच्छा आप लोगों का सवाल होगा कि आबिद अली इसमें क्यों नहीं है। तो आबिद अली अभी मेरे ख्याल में ये उनकी पहली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, तो वो एक तो उस तरह से अभी तक मैच फिट नहीं होंगे, और दूसरी बात जो है मैंने उनकी कारकर्दगी भी देखी है, तो उनकी कारकर्दगी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब अगर मैं आपको टॉप विकेट टेकर्स की बात बताऊं तो अबरार अहमद जो है 43 विकेट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, और इनकी एवरेज चेक कीजिए 21.42। और इसके मुकाबले में हमारे जो यासिर शाह हैं, अब उनको शामिल तो किया जा रहा है, इन्होंने 14 विकेटें हासिल की हैं। मैचेस इन्होंने बहरहाल 6 खेले हैं, 6 मैचेस में 14 विकेटें हासिल की, और इनकी एवरेज है 40। जस्ट इमेजिन के 40 बॉल्स के बाद जो है ऑलमोस्ट इनको 1 विकेट मिली है। और उसके मुकाबले में जो अबरार अहमद है वो इससे 50% यानी ज्यादा बेहतर उन्होंने समझ लीजिए कि बॉलिंग की है। और इसके अलावा नुमान अली जो है, इनको क्यों नहीं मैं कहता कि शामिल किया जाएगा, इन्होंने 57 की एवरेज से बॉलिंग की है और 14 विकेटें हासिल की हैं, और इन्होंने 8 मैचेस खेल के 14 विकेटें हासिल की हैं। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात करूं, जो जाहिद महमूद एक है, जाहिद महमूद वो भी सिर्फ 12 विकेटें हासिल कर सके हैं। इसमें जो मैं बहुत हैरान हुआ हूं वो आमिर जमाल के ऊपर हुआ हूं। आमिर जमाल जो है ना जी, ये आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से खेल भी चुके हैं T20 में इंग्लैंड के खिलाफ। आमिर जमाल ने 7 मैचेस खेले हैं, और 7 मैचेस में आमिर जमाल ने
23 विकेटें हासिल की हैं और इनकी जो एवरेज है वो 27 की है, जो कि एक ऑलराउंडर के लिए बिल्कुल बुरी एवरेज नहीं है। आमिर जमाल मुझे काफी, ये दूसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आकिफ जावेद जो हैं, इन्होंने 21 जो है वो विकेटें ली हैं, 39 की इनका जो है वो एवरेज है। और मीर हमजा, इनको मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं इसमें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो है वो 4 मैचेस खेले हैं और 4 मैचेस में 16 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं, 24 का इनका जो है वो एवरेज है। और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट है इनका, 54 पॉइंट समझ लीजिए 54.69 का स्ट्राइक रेट है। तो बहरहाल ये इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है, इनको मैं जो है वो समझता हूं कि इनको भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब नोमान अली के बारे में मैंने आपको बताया, हसन अली जो है, हसन अली ने 5 मैचेस में इन्होंने जो है वो 11 विकेटें हासिल की हैं और इनकी एवरेज रही है 41 की, जो कि बहुत ही ऊंची किस्म की एवरेज है। और 76 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये इस बार टीम का हिस्सा बन सकेंगे। फहीम अशरफ जो है, इन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं और इनका भी स्ट्राइक रेट 40, इनकी एवरेज 42 की है, 89 का स्ट्राइक रेट है। सो मेरे कागजों में तो ये भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मैं जो है वो, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तो जनाब शामिल करूंगा हमारे जो आमिर जमाल है, मैं उनको शामिल करूंगा। अच्छा, बैट्समैनों में अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक टॉप पे नजर आते हैं, 812 रन बनाए हैं, 9 मैचेस इन्होंने खेले हैं और इनकी जो एवरेज है अमेजिंग 67 की एवरेज के साथ इन्होंने बैटिंग की। और दूसरे नंबर पे जिसको मैं शामिल करना चाहूंगा वो है मोहम्मद हुरैरा। मोहम्मद हुरैरा नॉर्दर्न की तरफ से खेलते हुए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, 9 मैचेस की 14 इनिंग्स में 3 बार ये नॉट आउट रहे हैं, 742 रन बनाए हैं, 173 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और आपको याद होगा अगर पिछली बार जब ये पहली बार आए थे तो इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की थी, 67 की एवरेज के साथ इन्होंने जो है वो बैटिंग की है। और इसके अलावा असद शफीक की अगर हम बात करें, मुझे बहुत कहा गया कि असद शफीक के ऊपर बात करें, तो जनाब असद शफीक ने 9 मैचेस खेले हैं, 13 इनिंग्स में 614 रन उन्होंने बनाए हैं, 5वीं पोजीशन के ऊपर खेलते हुए 131 उनका सबसे बेहतर स्कोर रहा है और 51 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया है। सो आप उनको भी शामिल कर सकते हैं, अपने स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। अजहर अली ने 6 मैचेस खेले हैं और 598 रन बनाए हैं, 85 की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया, 219 इनका टॉप स्कोर है इस बार। सो इनको मैं शामिल करना चाहूंगा। और इसके अलावा मैं मतलब इन द प्लेस ऑफ फवाद आलम दिस टाइम मैं सऊद शकील को जो है वो बेहतर समझता हूं कि वो हमारे स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए। उनको 7 मैचेस में 11 रन 11 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं और 552 रन बनाए हैं, 61.33 की एवरेज से। जबकि अगर इनके मुकाबले में फवाद आलम को हम देखें, 8 मैचेस में 446 रन बनाए हैं, 127 इनका हाईएस्ट है और 49 की एवरेज से। तो मुझे तो लगता है कि सऊद शकील जो है उनको इसमें ज्यादा मौका मिलना चाहिए। सऊद शकील बड़े अरसे से खेल रहे हैं, सिंध की कप्तानी भी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो देखिए, अगर बात करें आप विकेट कीपर बल्लेबाज की, तो मैं जनाब विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे आई वुड प्रेफर, वैसे आमिर जमाल की यहां पे जो है वो बैटिंग एवरेज भी तकरीबन 23 की नजर आ रही है। सो 23 की एवरेज से आमिर जमाल जो है इन्होंने 140 रन बनाए, 80 इनका हाईएस्ट स्कोर है यहां पे। इमामुल हक देखिए, अब ये चेक कीजिए, इमामुल हक जो है उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं और 163 कंप्लीट स्कोर किया है, 40 की एवरेज से 108 इनका हाईएस्ट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये भी हमारे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सो अगर हम बात करें पाकिस्तान की जानिब से हमारे जो विकेट कीपर हैं, तो आई थिंक सो कि मैं तो सरफराज अहमद के साथ जाऊंगा। उसकी वजह यह है, सरफराज अहमद के साथ जाने की वजह यह है कि सरफराज अहमद जो हैं वो बेसिकली इस वक्त 4 डे क्रिकेट खेल के
हटे हैं राइट नाउ, और मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। सरफराज अहमद की बात करें तो सरफराज अहमद ने 7 मैचेस में 292 रन बनाए हैं, 78 इनका बेस्ट है, 36.50 की एवरेज से ये खेले हैं। तो फॉर अ विकेट कीपर आई थिंक दिस इज नॉट बैड। तो मैं ये समझूंगा कि सरफराज अहमद को मौका मिलना चाहिए बतौर एक विकेट कीपर बल्लेबाज के, क्योंकि वो ऑलरेडी यही फॉर्मेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो T20 और ODIs खेलते हुए आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेले हुए काफी अरसा हो गया, तो मुझे लगता है कि उनको स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो व्हाई नॉट वी शुड गो विद सरफराज अहमद। सो जो मेरी टीम है ना सर, वो उसमें शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, और इन द प्लेस ऑफ इमामुल हक आई वुड प्रेफर मोहम्मद हुरैरा, अजहर अली, बाबर आजम, सऊद शकील इन प्लेस ऑफ फवाद आलम, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करें विकेट कीपर की तो सरफराज अहमद, हारिस सोहेल को मैं इन कर रहा हूं जी। हारिस सोहेल की बात करें तो हारिस सोहेल ने भी यहां पे अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपको हारिस सोहेल का भी बता देता हूं कहां गए हैं जी हारिस सोहेल। अब हारिस सोहेल ने 7 मैचेस में 410 रन बनाए हैं, ठीक है, और 133 इनका हाईएस्ट है, 58.57 की एवरेज से ये खेले हैं। तो व्हाई नॉट, ये भी चौथे पांचवें नंबर के आपके बल्लेबाज हैं, तो इनको भी मेरे ख्याल में तो अब मौका मिलना चाहिए। ये बेचारा भी बड़े अरसे से तरस रहा है, इसको मौका नहीं मिल रहा। तो आई वुड ऐड हारिस सोहेल एंड देन आमिर जमाल, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज दोनों को शामिल करूंगा। मोहम्मद नवाज को इसलिए शामिल कर रहा हूं कि मुझे इसके अलावा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर इस क्वालिटी का फिलहाल टेस्ट मैचेस खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इमाद वसीम की बात करें तो वो खेल ही नहीं रहे कायदे आजम ट्रॉफी, आपको पता है कि वो मैचेस उधर वो तबसरों पे लगे हुए थे। उसके बाद हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास को जरूर शामिल करूंगा और मीर हमजा को शामिल करूंगा जिसके बारे में आपने बताया। ये मेरा स्क्वाड है, और एक स्क्वाड मैंने आपको बताया कि जो हमारे PCB वाले अनाउंस करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में विच वन इज बेटर, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।